सूरजपुर नाम के एक गांव में शांति अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। जिसके बाद अपने तीनों बेटों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। अपने 3 छोटे बेटों का पालन पोषण करने के लिए वो अब लोगों के घरों में काम करने लगी और उसी से अपने घर का खर्चा चलाने लगी। शांति भली गरीब थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही मेहनत कर अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया था। बच्चों, अब तुम तीनों ने 12वीं पूरी कर ली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब आगे की पढ़ाई करो। तुम जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, तुम्हारी नौकरी उतनी ही अच्छी लगेगी। तुम्हारे पिता का सपना था कि उनके तीनों बेटे अच्छे पढ़े लिखे और बड़ी नौकरी करें। लेकिन माँ, आप जानती हो ना, शहर जाकर पढ़ाई करने में कितना खर्चा आएगा, और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है माँ। और हमने इतनी पढ़ाई तो कर ही ली है कि आसपास के किसी गांव में कंप्यूटर की नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ, तीनों भाई कमाएंगे तो घर चलाना भी बहुत आसान हो जाएगा, फिर तुम्हें भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं बेटों, मैंने तुम तीनों की पढ़ाई के लिए इतने साल यूं ही मेहनत नहीं की। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग छोटी मोटी नौकरी करो। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर कामयाब बनकर गाँव लौटो। और हाँ, तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहने से हिचकिचाना मत, लेकिन आगे पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तीनों शहर जाकर MBA की पढ़ाई करना चाहते हैं। MBA करके हम तीनों की बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, फिर हम शहर में खुद का बड़ा सा घर ले लेंगे और तुम्हें भी अपने पास ही बुला लेंगे। शांति अपने तीनों बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है, जहाँ वो तीनों भी खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। लेकिन कॉलेज में ही उन तीनों के कई दोस्त बन जाते हैं, जिसमें सुप्रिया, पूनम और स्वाति उनकी खास दोस्त बन जाती है। एक रोज, क्या यार, तुम तीनों पढ़ कर बोर नहीं होते क्या? चलो ना, कभी तो हम लोग के साथ बाहर पार्टीज करने चलो। अपनी लाइफ को कुछ तो एंजॉय करो। और नहीं तो क्या, जब देखो बस किताबी कीड़े बने रहते हो। नहीं यार, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, और हम गांव से शहर अपनी माँ का सपना ही पूरा करने आए हैं। अरे पैसों की चिंता तुम लोग क्यों करते हो? हम है ना। और किसी का सपना पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जवानी के दिन यूं ही किताबों में गुजार दो। और वैसे भी रिलैक्स करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो समझ लेना वो रिलैक्स तुम बाहर चलकर कर लोगे। अब चलो, तुम लोग अपनी किताबें बंद करो और जल्दी से नीचे आ जाओ, हम गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तीनों उन तीनों को अपने साथ नाइट क्लब ले जाती हैं, लेकिन वहाँ का माहौल उन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? हमें इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऊपर से सब शराब पी रहे हैं, हमें शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं करते। और आज के बाद हमें कहीं ले जाने से पहले पूछ लेना कि हमें वो जगह पसंद भी है या नहीं। अरे रुको यार, सॉरी, हम तीनों को नहीं पता था कि तुम तीनों को ऐसा माहौल पसंद नहीं। हमें तो लगा था कि तुम यहाँ पर आकर एंजॉय करोगे। अच्छा चलो, क्लब ना सही, लेकिन रेस्टोरेंट में चलकर साथ में डिनर तो कर ही सकते हो ना। वैसे भी क्लब में डांस करते हुए हमें भूख लग गई है। माफ करना, लेकिन हम लोग अपने रूम पर जाकर खुद ही खाना बनाते हैं। होटल का खाना इतना महंगा होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने कब कहा तुम लोग पे करो, पैसे हम दे देंगे। वो तीनों घर आ जाते हैं। अब वो तीनों लगातार अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और बहुत ही अच्छे नंबरों से तीनों अपनी डिग्री लेते हैं। जिसके बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, जहां अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। वो खुश होकर अपनी माँ को फोन करते हैं। माँ, हम तीनों भाइयों की नौकरी लग गई है, और जानती हो हम तीनों की शुरुआती तनख्वाह ही 80,000 रुपए। माँ, ला फोन मुझे दे। और माँ, अब हम ट्रेन की टिकट बेच रहे हैं, तुम अब जल्दी से यहाँ आ जाओ। बहुत समय हो गया तुम्हारे हाथों का खाना खाए हुए। माँ, तुम जल्दी से आ जाओ बस। पता है, यहाँ बनारसी साड़ियों की बहुत अच्छी दुकान है। तुम्हें बहुत पसंद है ना बनारसी साड़ियाँ? तुम्हें दिलवा दूंगा। हम खुद तुम्हें लेने आ जाते, लेकिन अभी अभी नई नई नौकरी है तो छुट्टी नहीं मिलेगी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। और तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मेरी आंखें भी तरस गई हैं तुम तीनों को देखने के लिए। शांति ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाती है। अब तीनों भाइयों ने नया फ्लैट ले लिया होता है, जो कि काफी आलीशान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में रहूंगी। मेरे तीनों बेटे कामयाब हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस तुम तीनों की शादी हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। अब मैं जल्दी से तुम तीनों के लिए अच्छी लड़कियाँ देखना शुरू करती हूँ। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तीनों ने अपने लिए लड़कियां ढूंढ ली हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब से वो हमारी दोस्त हैं। हम तीनों उन तीनों को पसंद करते हैं, और उनके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। वाह बेटो, बात शादी तक पहुंच गई और मुझे ये बात अब पता चल रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं लड़की वालों से आज ही तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। कुछ ही दिनों में तीनों की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी तीनों बहुएं बूढ़ी शांति से परेशान हो जाती हैं और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। एक रोज,
ये देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आया हूँ। कल तुम्हारा जन्मदिन है तो यही पहनना। मैं तुम्हें सुबह सुबह मंदिर ले जाऊंगा। लेकिन ये देखकर विनोद की पत्नी पूनम बुरी तरह जल भुन गई। अकेले में माँ जी के लिए तुम साड़ी ले आए, लेकिन मेरे लिए? तुम्हें पिछले हफ्ते तो 4 साड़ियाँ दिलवाई थी। हाँ तो माँ जी के लिए भी तो ले आते हो हर महीने, उसका क्या? मुझे तो समझ नहीं आता इस उम्र में इनके लिए ये सोने की चेन लाने की क्या जरूरत है। ये तुम क्या कह रही हो सुप्रिया? ये मेरी माँ है, इन्होंने उम्र भर हमारे लिए संघर्ष किया है। इस उम्र में इतनी महंगी चप्पल और शॉल लाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं ला सकता तो लाना था मुझ पर। फिर कुछ दिन बाद एक रोज, पूनम मेरी ये शर्ट धो देना बहुत गंदी हो रही है। विनोद तुम भी ना सब काम मुझे ही बताते हो। अपनी माँ को बोलो, वो भी कुछ कर लेंगी। ये तुम्हारी माँ क्या होता है? वो तुम्हारी भी तो सासू माँ है। अगर मैं तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे बात करूं तो मेरी माँ की उम्र तो तुम्हारी माँ की उम्र से ज्यादा है। फिर भी तुम अपनी माँ को काम करते नहीं देख सकती अपने मायके में, लेकिन यहाँ मेरी माँ से कितना काम करवाती हो। वो तो तुम तीनों को रसोई में कदम तक नहीं रखने देती। तीनों वक्त का खाना खुद ही बनाती है। कुक वो लगवाने नहीं देती। माँ के घुटने में इतना दर्द रहता है फिर भी। तुम्हारी माँ की वजह से हम सबके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे तो अच्छा होता कि तुम उन्हें वापस गाँव ही भेज दो। तो वही दूसरी ओर, मैं अपनी माँ को कहीं नहीं भेजूंगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं जाओ। लेकिन अगर तुम जाने चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। हम अपनी माँ के त्याग को नहीं भूल सकते और उनके लिए अगर हम तीनों भाइयों को तुम तीनों को भी छोड़ना पड़ा तो हमें देर नहीं लगेगी। ये बात शांति तक पहुँचती है तो वो सबसे कहती है, नहीं बच्चों, मेरी वजह से तुम तीनों अपनी गृहस्थी मत उजाड़ो। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं ही गाँव चली जाती हूँ। नहीं माँ, अगर तुम वापस गई तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे और ये तीनों इस बड़े घर में रहती रहे अकेले। अपने पति और सास की बातें सुनकर तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब कभी भी अपनी सास से नहीं लड़ती। दीनापुर नाम के गांव में आशा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। गांव में सभी जानते थे कि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वो उसका उल्टा ही जवाब देगी। बुढ़ापे की दहलीज पर होने की वजह से उसमें खूब गुस्सा भर गया था और वो लोगों पर खूब चिल्लाती थी। लेकिन आशा देवी खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसके खाने की खुशबू सबको उसके घर की ओर खींच लाती थी। एक रोज, अरे वाह, इस मटर पनीर में से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो भरपूर मटर पनीर खाऊंगी। आज तो दावत है मेरी। अम्मा आज क्या बना रही हो? बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्या करेगी जानकर, हैं? और क्यों आई है यहाँ? माँ ने ये दूध भिजवाया था। उनके हाथ से आपका दूध गिर गया था ना। अच्छा ठीक है, चल जा अब यहाँ से। रेनू वहाँ से चली गई। उस दूध को देख आशा ने सोचा, मटर पनीर के साथ मैं खीर भी बना लेती हूँ। आज मीठे में खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब खीर बना रही हूँ तो साथ में थोड़ी पूरी भी निकाल लूंगी अपने लिए। वैसे भी तो कभी कभार ही पकवान खाने को नसीब होते हैं। लेकिन मावा तो है ही नहीं खीर में डालने के लिए। आशा देवी मावा लेकर घर लौट रही होती है, तभी उसे बिरजू मिलता है। क्या बात है काकी, मावा? लगता है आज कुछ खास बन रहा है घर पर। सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। अरे कभी हमें भी अपने घर पर बुलाया करो। क्यों? वो अपनी लुगाई को जाकर बोल, मैंने क्या तेरा कर्जा लिया है जो तुझे बनाकर खिलाऊं? हाँ। कुछ देर बाद आशा देवी घर पहुंचती है और खीर में मावा डालती है, जिससे उसके घर से खूब अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू सूंघकर उसकी पड़ोसिनें किसी न किसी बहाने से उसके घर आती हैं, लेकिन आशा देवी बिना किसी को कुछ दिए ही वहां से भगा देती है। जब सारा खाना पककर तैयार हो जाता है तो वो अपने लिए थाली में पकवान डालती है और खाने के लिए बैठती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, हे राम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? भला मैं राम जी को भोग लगाना कैसे भूल गई? राम 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 राम, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। आशा देवी जब भी कुछ अच्छा बनाती तो भगवान को उसका भोग लगाने मंदिर जरूर जाती। उस रोज भी वो एक थाली में भोग निकालकर मंदिर चढ़ाने ले गई। क्या बात है काकी, आज क्या भोग लगाने आई हो भगवान को? आज पकवान बने हैं तो सोचा भगवान को भोग लगा दूं। भगवान के साथ साथ कभी ब्राह्मण को भी भोजन करवा दिया करो। तुम तो रहने ही दो पंडित, तुम्हारी जीभ कितनी चटोरी है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। भगवान का लगाया हुआ भोग भी तुम खुद ही खा जाते हो, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। ये सुनकर गुस्से में पंडित वहां से चला जाता है।
आशा देवी भी भोग लगाकर कुछ देर बाद घर लौट आती है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया है और सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। हे राम, मेरा सारा खाना कौन खा गया? फटे मुंह उसका। आशा देवी रोते हुए मुखिया के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या कोई तुम्हारा सारा खाना खा गया? भला ऐसा भी क्या खास बनाया था तुमने, हैं? जो चोर तुम्हारे घर से पैसे सामान न चुरा कर खाना चुरा ले गया भाई, हैं? मुझे पता होता कोई मेरा खाना चुरा लेगा तो मैं तो पहले ही रसोई में ताला लगा जाती। मुखिया उसको आश्वासन देता है कि वो जल्द ही उस चोर को ढूंढ निकालेगा। घर आकर आशा देवी भूखे पेट ही सो गई। अगले दिन मुखिया उस बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, आज तुम फिर वही खाना बनाना जो तुमने कल बनाया था। अच्छा, और ठीक वही चीजें दोहराओ जो कल दोहराई थी। जिसने भी चोरी की होगी वो फिर उसे खाने आएगा। हाँ, लेकिन मुझ बुढ़िया के पास अब उतने पैसे नहीं हैं। अरे ये लो पैसे रखो और अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी? आशा देवी फिर से वही सब पकवान बनाती है और आज के पकवान की खुशबू तो कल से भी ज्यादा अच्छी थी। धीरे धीरे वही सब गांव वाले आशा देवी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और आशा देवी ने फिर से सबको भगा दिया और पकवान बनाने के बाद फिर से भगवान को भोग लगाने मंदिर चली गई। हे प्रभु, कल तो तुमने मेरे खाने की रक्षा नहीं की, लेकिन आज तुम उस चोर को पकड़वाने में हमारी मदद करना। मंदिर में आशा देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी दूसरी तरफ चोर मुंह छुपाए आशा देवी के घर में घुस आता है। फिर जैसे ही उसने खाना शुरू किया वैसे ही मुखिया ने उसे दबोच लिया। तभी आशा देवी भी मंदिर से आ गई। आशा देवी उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है। वो चोर और कोई नहीं बल्कि मंदिर का पंडित ही था। पंडित, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो मान रख लेता अपना। अब क्या करता आशा काकी, तुम्हारी जीभ जितनी कड़वी है उतने ही अच्छे हैं तुम्हारे हाथों के पकवान। तुम्हारे खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, और तुम तो जानती ही हो कि मेरी जीभ कितनी चटोरी है। अरे भाई, पंडित होकर चोरी? अब आज के बाद तुम गांव के मंदिर में से पंडित पद से हटाए जाते हो भैया। लेकिन कुछ भी कहो, आशा काकी, आपके हाथों के पकवानों की खुशबू की बात ही कुछ और है। ऐसी बात है तो बैठो मुखिया जी, मैं अभी परोसती हूँ पकवान। उस दिन आशा देवी के हाथ का खाना खाकर मुखिया भी हैरान रह गया। लाजवाब, क्या स्वाद है काकी। अब समझ आया क्यों गांव वाले तुम्हारे हाथों के पकवान खाने के लिए तरसते थे। काकी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गांव में ढाबा खोलो जिसमें तरह तरह के पकवान बनाकर बेचो। इस तरह तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी, साथ ही गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का बढ़िया पकवान भी खाने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं मुखिया जी? उसकी चिंता आप मत करो। अरे ढाबा खोल कर देने की जिम्मेदारी मेरी, बाकी उसमें स्वादिष्ट खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसके बाद गांव में गरीब बुढ़िया की रसोई के नाम से एक ढाबा खुलता है जिसमें वो गरीब बुढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचती है। Thanks for watching.